जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को देखेंगे। 1757 में और फिर 1764 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में बंगाल पर कब्जा कर लिया गया और धीरे धीरे पूरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया गया और उसी भारत पर शासन करने के लिए एक पद बनाया गया था जिसका नाम था गवर्नर। और समय समय पर इसका नाम बदलता गया। कभी का शुरुआती समय में इसका नाम गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल हो गया, फिर वायसराय हो गया। इसका नाम समय समय पर बदलता रहा। तो आज हम इन गवर्नर जनरल या वायसराय के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल और वायसराय को। तो पहला जो गवर्नर है, जब 1757 का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसके बाद में बक्सर का युद्ध, तो उस समय जो सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर बना था, वो सिर्फ उस समय जब कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया जो व्यापार के लिए आई थी, उसका शासन सिर्फ बंगाल वाले क्षेत्र पर था, तो इसलिए वो बंगाल का गवर्नर था। इसका समय था 1757 से 1760 के बीच में, और ये एक बार फिर आया था 1765 से 1767 के बीच में, 2 साल के लिए, और यहाँ पर 3 साल के लिए। तो इसने क्या किया, सबसे पहले द्वैत शासन 2 लोगों का शासन होता था। 2 लोगों का शासन, कंपनी एक तरफ होता है कंपनी और दूसरी साइड नवाब। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, टैक्स का जो कलेक्ट करता था वह, और सैनिक संरक्षण जो सेना का मामला होता था, और विदेश मामले जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह होती थी, वो सब कंपनी के अधीन कर दिया गया। राजस्व, टैक्स कलेक्शन, सेना और फॉरेन पॉलिसी कंपनी के अधीन, और बाकी जो शासन चलाता था वो नवाब के हाथ में था। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। 1764 में जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1700, तो उसमें मीर कासिम था, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ये तीनों मिलकर हारे थे। तो उसके तहत की गई थी इलाहाबाद की संधि, और ये 1765 में। देखते हैं इसने क्या क्या किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय। पहले बंगाल वाला एरिया बहुत विस्तृत था, उसमें थोड़ा सा बिहार और उड़ीसा वाला क्षेत्र भी आता था। इसके बाद में जो और गवर्नर आए, तो उसमें था गवर्नर बेयरलास्ट 1767 के बीच में। उसके बाद में आया था कार्टियर 1769 से 1772। उसके बाद में आया वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 के बीच में, गवर्नर बन के आया था। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, अब ये यहाँ से अब तक था गवर्नर। अब एक एक्ट आएगा 1773 के एक्ट के तहत, अब गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगेगा, और इसके अधीन बम्बई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया जाएगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था, और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 के बीच में। वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी में एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में आया था, और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, और बंगाल का गवर्नर फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बना। इसके बाद हम देखते हैं, मतलब वारेन हेस्टिंग को, जो 1774 से 1785 के बीच में आया। इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। क्या हुआ था, मीर कासिम, उसने कलकत्ता से राजधानी को हटाकर मुर्शिदाबाद ले गया था। तो ये वापस लाया था, जो राजकोषीय जो राजधानी थी उसको मुर्शिदाबाद से हटाकर वापस से कलकत्ता लाया। 1772 में इसने अपने प्रत्येक जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। 1781 में इसने मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की जो विधवा थी मुन्नी बेगम को हटा दिया, ये उसका संरक्षक नियुक्त किया। और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो उप दीवान नियुक्त किया था, उसको संरक्षक बनाया।
और वारेन हेस्टिंग के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, जो आज का बीएचयू है। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय दिया था। जो गीता का अनुवाद हुआ था अंग्रेजी में, भगवत गीता का, उसका अंग्रेजी अनुवाद वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। किसने किया था? विलियम विल्किंसन ने। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कौन सी सोसाइटी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी विलियम जोन्स ने। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया। और इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की के ने प्रकाशन किया था। पहला जो समाचार पत्र था द बंगाल गजट, किसने प्रकाशित किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में। इसके बाद में इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में एक उच्चतम न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था तब जब दोनों पक्ष सहमत हो, और इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। जो ब्रिटिश या इंग्लैंड में बनता था वो कानून, ब्रिटिश संसद में जो बनता था वो कानून यहाँ पर लागू होता था। और इसका जो सुप्रीम कोर्ट था, इसका पहला जो न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे। और इसी के समय में पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 थे, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में। 3 आंग्ल मराठा युद्ध और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। अंग्रेजों के साथ में मैसूर का युद्ध और अंग्रेजों के साथ में मराठा का युद्ध, इनको आंग्ल मराठा युद्ध कहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत सालबाई की संधि हुई 1782 में, एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई। पीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, वारेन हेस्टिंग के समय में ही पारित हुआ था। और इसके बाद में आया सर जॉन मैकफरसन 1785-86, एक साल के लिए अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे 1786 से 1793, और 1805 एक साल के लिए फिर आया था। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था, तो इसने कलेक्टर को नियुक्त किया प्रशासन के लिए, और जिले में एक एक कलेक्टर होता और उनको समस्त अधिकार दे दिया कि इस जिले का प्रशासन ये कलेक्टर करेगा। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को, जो भारतीय न्यायाधीश थे उनमें जो भारतीय न्यायाधीश थे उनमें जो न्यायालय में थे उनको समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, जिनमें 3 बंगाल में थी और एक बिहार के लिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का बात करता है। पुलिस कर्मियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। पहले क्या होता था, शासन के लिए शुरुआती समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो जमींदारों को पुलिस के अधिकार इन्होंने दे दिए थे कि इस क्षेत्र में की जो वसूली है या जो भी है ये जमींदार लोग करेंगे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस जो प्रथा को स्टार्ट किया था, इसको समाप्त कर दिया गया, और कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि की ताकि भ्रष्टाचार कम हो। और इसके बाद में आए कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, और जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज नियुक्त किया। व्यापार पे जो कंपनी के कर्मचारी होते थे, वो कर्मचारी जो व्यक्ति काम करते थे वो कर्मचारी के तौर पर इंग्लैंड से भारत में आके काम करते थे, और वो पर्सनली अपना खुद का व्यापार करते थे। इससे कंपनी को भी नुकसान होता था, जो वो फरमान होता, शाही फरमान, उसका भी दुरुपयोग होने लगा और भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, और कंपनी की एफिशिएंसी कम होने लगी। इसलिए इन चीजों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा, मुंशीफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। भारतीयों को नीचे के पोस्ट पर रखा जाता था, और जो अंग्रेज सैनिक होते थे उनको ऊंची पोस्ट पर रखा जाता था। इसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% अपने पास
दे रखना होता था। इसमें क्या होता था, स्थायी बंदोबस्त में कंपनी कंपनी टैक्स जमींदार जमींदार कंपनी को टैक्स देता था, और ये जमींदार लोग गांव से मनमाना टैक्स वसूलते थे, और इनको एक अल्टीमेटम दे दिया जाता कि इतना टैक्स इनको चाहिए कंपनी को। तो जमींदार इनसे ज्यादा लेता था गांव वालों से। जैसे 100 किलो अनाज पका तो उसमें से 90 किलो कंपनी ले जाएगी या जमींदार ले जाएगा, और जो किसान है उसके पास मात्र 10 किलो ही रहेगा। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र था। जो जमींदार होता था वो टैक्स लगाता था, वो उसकी उसकी मनचाही रेट पर, मनचाही दर पर वो टैक्स वसूलता था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसके बाद में आए सर जॉन सॉर, 1793 से 1798 के बीच में। इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसने कुछ काम ना तो किसी को कुछ किया ना कुछ करने दिया, जैसा चल रहा वैसा का वैसा ही इसने सब नॉर्मल रहा इसके टाइम। इसके बाद में लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि की वजह से भी जाना जाता है, लेकिन सहायक संधि का जनक है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले डुप्ले डुप्ले। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, और सहायक संधि करने वाले राज्यों में थे जिनसे इसने संधि की। सबसे पहला हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर, तंजौर, पेशवा, बरार एवं भोसले, एवं अन्य सहायक संधि करने वाले में राज्यों में थे जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर। जो इंदौर के होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। उसके बाद में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। दूसरा जो युद्ध हुआ था कार्नवालिस के टाइम पे हुआ था, और जो चौथा युद्ध हुआ लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे 1799 में। इसी ने सन 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज, युवकों को भर्ती करने के लिए कॉलेज की स्थापना की, और 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। ये जो लॉर्ड वेलेजली था, ये स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बार फिर आया 1 साल के लिए, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आए वेलेजली के बाद में सर जॉर्ज बारलो, 1805 से 1807 तक 2 साल के लिए महोदय आए। उसके बाद में आए ये इसके जॉर्ज बार्लो के टाइम पे 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ। इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। यही एक महत्वपूर्ण घटना थी इसी के टाइम पे। और इसके बाद में लॉर्ड मिंटो प्रथम, एक मिंटो और आएंगे बाद में। इसके जो ये आया था मिंटो प्रथम, इसका टाइम पीरियड था 1807 से 1813 के बीच में। इसके समय में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच में, रणजीत सिंह सिख राजा थे, सिख अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई, और इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ। 1813 चार्टर एक्ट पारित हुआ। इसके तहत कंपनी के एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे व्यापार के, और चीन और चाय को छोड़कर। इसके बाद में आया लॉर्ड हेस्टिंग। एक आया था वारेन हेस्टिंग, ये दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग, सिर्फ हेस्टिंग, 1813 से 1823 के बीच। इसी के समय में पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में 2 साल तक लगातार युद्ध नहीं हुआ, छोटी छोटी झड़पें होती, फिर युद्ध होता, फिर बंद हो जाता है, ऐसे करके हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, नेपाल हार गया। 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच में एक संधि हुई, सगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। और इसी के समय पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता थे वासिल मोहम्मद चितू एवं करीम खां। पिंडारी जो कि महाराष्ट्र में होते थे, ये कि मराठाओं की सेनाओं में काम करते थे, मराठा। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया, और इसने प्रेस पे लगे जो
प्रेस न्यूज़पेपर वगैरह होते, मैगजीन वगैरह होती थी, उन पर प्रतिबंध लगे थे, उनको समाप्त कर प्रेस के लिए मार्गदर्शन के नए नियम बनाए। इसी के समय 1882 में टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम लाया गया। टेनेंसी एक्ट किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1813 से 23 के बीच में। इसके बाद में आया लॉर्ड एम हर्स्ट, 1823 से 28 के बीच में, 5 साल का कार्यकाल था इसका। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 28, 5 साल। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया। 1824 से 26 के बीच में लड़ा गया और अंग्रेजों की जीत हुई और इसके तहत यांडूब की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर में एक सैन्य विद्रोह। पहली चीज क्या हुई? बर्मा का युद्ध हुआ, यांडूब की संधि 1826 में हुई और दूसरा बैरकपुर में सैन्य विद्रोह। लॉर्ड विलियम बेंटिक आया इसके बाद में 1828 से 1835 के बीच में। 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में एक विद्रोह हुआ था, वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने पर वो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया गया। जो भारतीय सैनिक थे, वो हिंदू हो या मुसलमान, ये अपने धार्मिक चिन्ह, जैसे हिंदू जो सैनिक होता था उसके हाथ में धागा होता था, गले में धागा हो सकता है, माथे पे टीका हो सकता है। मुसलमान का अपना कोई धागा हो सकता है गले में। तो ये सब चिन्ह जो जातीय धर्म धर्म के जो चिन्ह होते थे या जो भी होता था, उनको लगाने पर मना कर दिया गया था। तो इसके तहत सैनिकों ने विद्रोह कर दिया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले क्या हुआ था? सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर। फिर बंगाल के लिए क्या बना दिया? बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया और उसके अधीन बम्बई और मद्रास को कर दिया गया, बम्बई और मद्रास को। अब इनके पास क्षेत्र ज्यादा हो गया, इन्होंने सारा क्षेत्र जीत लिया भारत का और सहायक संधियों के तहत और अन्य को युद्धों के तहत जीत लिया। तो अब इन्होंने पूरे क्षेत्र पर शासन करने के लिए अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था और अंतिम गवर्नर भी यही था और पहला गवर्नर जनरल भी यही था, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद देखते हैं अगली विशेषताएं। इसने क्या किया? इसने राजा राम मोहन राय के साथ में 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। सती प्रथा क्या होती थी? किसी विवाहित स्त्री का पति पति अगर मर गया है वो, तो उसकी चिता जलती थी, उसी में वो स्त्री भी जल जाती थी, सती हो जाती थी। तो इस प्रथा को बंद कर दिया गया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ 1829 में विधवाओं के सती होने पर अवैध घोषित किया, कानून लाया और कानून बनाया, उसमें सती प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की और उसको अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठाओं ने भी, मराठा जो पेशवा थे, उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए कई प्रयास किए थे। विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और ठग जो होते थे, जो लूटपाट मचाते थे जो लोग, वो काली देवी की पूजा करते, देवी काली की पूजा करते। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और विलियम इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर, मतलब जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया, बड़े पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद था वो सदर अमीन का था, जिसकी सैलरी 700 रुपए थी। इसके समय में कंपनी के 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी में सेवा करने पर नहीं रोका जाएगा, जो कि इसका हमारे भारतीय संविधान में भी एक आर्टिकल है, जैसे 15 है, 16 है। इनमें भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है इन आर्टिकल के तहत। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके बाद में आया चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 1836 के बीच में।
इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से नियंत्रण हटाया और इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसने क्या कर दिया, प्रेस पे जो प्रतिबंध लगे होते थे कि तुमको सरकार के या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं लिखना है या कुछ भी ऐसा, तो इसने प्रतिबंध ही हटा दिया, इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया इसे। इसके बाद में आया 1836 से 42 के बीच में लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। क्या ब्रिटिश संसद ने बोल दिया कि अब भारतीय जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी है वो बाहर जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद में आया लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 के बीच में। प्रथम आंग्ल युद्ध उसके टाइम पे हुआ था, उसका युद्ध इसके टाइम पे समाप्त हुआ। युद्ध सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया। सिंध जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, भी दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। और रविवार की छुट्टी जो आज हम मनाते कि संडे के आगे संडे आ गया, जो छुट्टी चालू हुई वो इसी के समय में हुई। लॉर्ड एलिनबरो 1843 से हुई। इससे पहले संडे की छुट्टी नहीं दी जाती थी। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे। इसके बाद में आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी आप सबको याद होगा, हड़प नीति हड़प नीति के हड़प नीति का जनक या व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स 1848 से 1856। इसके कार्यों का नतीजा ही था 1857 की क्रांति। और फिर यहाँ से इसके बाद में कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ से फिर भारत पर महारानी का सीधा कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद से इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसके टाइम पे क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। पहला हो गया था, ये दूसरा है 1848 से 1849 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया गया। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा जो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। जो कोहिनूर हीरा है वो अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से लाया था। तो वो दिल्ली सल्तनत में रहा, फिर मुगलों के पास गया, मुगलों के पास से वो नादिर शाह अफगानिस्तान ले गया। नादिर शाह से रणजीत सिंह जो कि सिख राजा थे सिख, और उनके पास से जब ये सिख युद्ध हुआ और इसमें सिख हार गए तो वो हीरा जो गया अंग्रेजों के पास, और यहाँ से वो ब्रिटेन पहुंच गया, इंग्लैंड महारानी के पास में। और इसके बाद में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। पहला 1848, फिर 1849, फिर 1849 में तीसरा, जिसमें सिख तीसरे युद्ध में बुरी तरह पराजित हो गए। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध पहला हो गया था 1826 में, यांडूब की संधि हुई थी। और दूसरा हुआ 1852 में लोअर बर्मा में पीगू को अंग्रेजों राज्य में मिला गया। और डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टरों को, इनको क्या होता था अंग्रेजों को कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता था, शासन का विस्तार करना होता था। ये किसी न किसी कारण के तहत बहाना बनाकर सामने वाले राज्य से युद्ध करने का बहाना ढूंढते थे। तो इनके साथ भी अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया, युद्ध कर लिया। और 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाना, जो जिन जमीनों से टैक्स अभी नहीं मिल रहा है, राजस्व नहीं प्राप्त हो रहा, उनका पता लगाना, और ये किसी व्यक्ति के पास है तो उनसे छीन लेना। ये ऐसी भूमि है जो कोई व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा, उसका पता करना और उससे वो जमीन ले लेना और सरकार के अंडर में कर लेना। इसके बाद में क्या किया इसने, डलहौजी का शासन काल में उसका जो व्यवगत सिद्धांत होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण वो बहुत याद कर रखा जाता है। तो क्या था हड़प नीति देखते हैं कि हड़प नीति जिन राजाओं का
पुत्र नहीं होता था, तो उनका साम्राज्य या राज्य जिन राजाओं का पुत्र नहीं होता था उनका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगा। उनको जब तक पुत्र या वो पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे, गोद लिए हुए पुत्रों को उनका पुत्र नहीं मानते थे। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, हड़प नीति का सिद्धांत। इसके बाद इसने क्या किया, इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। तो हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्य मिलाए गए थे? पहला था सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और झांसी, नागपुर। सजे, सजे, सब, उदय, उझाना, ट्रिक। सतारा का स, जैतपुर का जे, संबलपुर का स, बघाट सजे, सब, उझाना। और 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला गया। और उस टाइम जो अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में अवध का राज्य का संस्थापक सादत खान था। 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ लाया और सेना का मुख्यालय शिमला ले गया, ठंडी जगह पर। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच एक आयोग बनाया था, कमीशन था, जिस पर शिक्षा पर, एजुकेशन पर बनाया था। इसके अनुसार एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज स्कूल, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक को नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता। तो जो रेलवे आई थी वो डलहौजी के टाइम पर आई थी, रेल जो आई थी डलहौजी के, इसलिए रेलवे का जनक बोला गया है इसको। इसी के समय में पहली बार 13 अप्रैल 1853 को कहां से, बम्बई से ठाणे के बीच में, ठाणे 34 किलोमीटर रेल चली थी। और 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और पहली बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ 1854 में, डलहौजी के टाइम पे। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और इसके बाद में इसने क्या किया, 1853 का जो चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। कंपनी में अब अधिकार की नियुक्ति का अधिकार इनके पास नहीं है। 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की गई, जिसके लिए उम्र क्या कर दी गई, 18 से 23 वर्ष के बीच में। पहले क्या होता था, कंपनी में जो कर्मचारी आएंगे उनका अपॉइंटमेंट डायरेक्ट नियुक्ति होती थी, लेकिन अब डायरेक्ट सीधी भर्ती के नहीं होगी, अब एक एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम के लिए एक आयु थी 18 से 23 के बीच में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई, भारत में नहीं, लंदन में जाकर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों में साथ साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। फिर भारत में की जाने लगी और 1922 से क्या कर दिया गया कि साथ साथ में करने लगे, इलाहाबाद और लंदन दोनों में। इसके बाद में आया कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग महोदय 1856 से 65 के बीच। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। आदमी वही था, पद भी वही था, सिर्फ नाम बदलता गया, गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और अब वायसराय कर दिया गया। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, 1857 जो डलहौजी करके गया था, जो उसने हड़प नीति के तहत राज्यों को हड़पा और उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके तहत 1857 की घटना हुई थी, क्रांति हुई थी, जो या विद्रोह हुआ था, वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। फिर
भारत का शासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया, कंपनी को समाप्त कर दिया। 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जिसके अनुसार पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। 1866 में आगरा में एक हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना की जिसे 1875 में इलाहाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद में क्या किया लॉर्ड कैनिंग ने? लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। इससे पहले विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता, बहुत रेयर कंडीशन में होता था। ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। भारत में जो पहला विधवा विवाह हुआ था वो ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में 1856 में हुआ था। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी कानून बनाया था उसके अनुसार यह निश्चित किया गया था कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले क्या होता था, कोई व्यक्ति है वो दूसरे धर्म में चला गया तो उसको उसके पापा की जमीन या जो भी संपत्ति, उसके फादर की संपत्ति या उसके पिता की संपत्ति उसको वंचित कर दिया जाता था। लेकिन एक कानून बना दिया गया कि अब उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ये जो कानून आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था 1856 में। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया जो कि स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया। और लास्ट जो सम्राट था, मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और इसको देखते हैं इसकी विशेषताएं। आगे इसने क्या किया? लॉर्ड मेकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 में कानून बना दिया। 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की और व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था हड़प नीति का उसको समाप्त कर दिया गया। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।